अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ये आपका ओ लेवल मैथ्स का पेपर है। मई जून 2024, कोर्स कोड आपका 4024 है। वेरिएंट हम सॉल्व करने वाले हैं 21। सो लेट्स स्टार्ट। द कॉस्ट ऑफ अ टिकट टू वॉच अ बास्केटबॉल गेम इज $67.60. द टोटल मनी रिसीव्ड फ्रॉम टिकट सेल्स फॉर वन मैच इज 1 लाख 18 नहीं 11 लाख 83,000। फाइंड द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर दिस मैच। ओके, आपके पास जो टोटल मनी रिसीव्ड हुई है वो कितनी हुई है? वो हुई है भाई 1 1 8 3 1 2 3, ठीक है। और जो एक टिकट था वो कितने का था? वो था 67.6 का। तो मैं इसको सिंपली डिवाइड करूंगा 67.60 से। इसके लिए आपको चाहिए वो कैलकुलेटर, क्योंकि हमारा पेपर 2 है, हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ 1 1 8 3 1 2 3 डिवाइडेड बाय 67.60। आंसर इज 17500। सिंपल क्वेश्चन था, आंसर आ गया। ये आपके पास आपके एक टिकट की प्राइस आ गई, ठीक है। सॉरी, ये आपके पास आए कितने आपके पास टिकट सेल हुए। ओके जी, नेक्स्ट वन। द कॉस्ट ऑफ वन टिकट एट 67.60 इज 4% मोर देन द कॉस्ट ऑफ वन टिकट लास्ट ईयर। ओके, अब जो प्राइस है वो 4% ज़्यादा है, और आपको ये बताना है कि भाई लास्ट ईयर की प्राइस क्या थी। बहुत सिंपल सी बात है। 67.60, ये क्या हो गया? जब प्राइस है तो ये आपको कह रहा है कि 4% ज़्यादा है। इनिशियली कोई भी प्राइस होती है 100% के ऊपर, क्योंकि 4% ज़्यादा हो जाएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर 104, क्योंकि 4% ज़्यादा हो गया। ओरिजिनल प्राइस होती है 100 पर। ओरिजिनल प्राइस क्या है ये आपको नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। 67.60 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 104 इज इक्वल्स टू एक्स। सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम लोग। सो दैट विल बी 67.60 times 100 divided by 104, that is equals to 65। तो लास्ट ईयर जो प्राइस थी दैट इज $65, क्योंकि डॉलर यूनिट चल रहा है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट। The number of seats in the basketball stadium is 20545. The number of seats sold for the first match of the season is 19340. Calculate the percentage of the seats in the stadium that are sold. Okay, आपको परसेंटेज निकालना है उन सीट्स का जो कि सेल हुई हैं। तो पहले आप निकालते हैं डिफरेंस, कितनी सेल हुई है भाई। पहले मैच में जो सेल हुई है दैट इज 19340, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है आपके पास? 20545। क्योंकि आपको लेकर आना है परसेंटेज में, तो आपने कर दिया इसको टाइम्स 100। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 19340 डिवाइडेड बाय 20545 टाइम्स 100, दैट इज 94.1, ठीक है। 94.1%, ये आपकी अमाउंट, ओ सॉरी, ये आपकी अमाउंट ऑफ टिकट हो गई है सोल्ड। नेक्स्ट वन। अ टीम प्लेस 41 मैचेस। फॉर द 41 मैचेस द मीन नंबर ऑफ सीट्स सोल्ड पर मैच इज 16440। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स सोल्ड फॉर द फर्स्ट 21 मैचेस इज 329000। कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ सीट्स सोल्ड पर मैच फॉर द लास्ट 20 मैचेस। ओके, एक टीम ने कितने मैचेस खेले भाई? 41 मैचेस खेले। फॉर द 41 मैचेस मीन ऑफ सीट सोल्ड, आपको 41 मैच का दिया हुआ है मीन। पहले हम निकालते हैं 41 मैच का टोटल क्या होगा। मीन का हमारे पास वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है? मीन बराबर होता है हमारे पास सम डिवाइडेड बाय एन के। जब वो बात कर रहा है 41 मैचेस की, तो 41 मैचेस का आपको मीन दे दिया है, ठीक है ना। दैट इज 16440। तो मीन आ गया 16440। इसका टोटल सम क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम, और कितने मैचेस की बात की जा रही है? 41 मैचेस की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे भाई, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 16440 टाइम्स 41, 67, सम ऑफ 41 मैचेस। 41 मैचेस का जो टोटल सम आ रहा है दैट इज 674040, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सीट सोल्ड फॉर द फर्स्ट 21 मैचेस। अब शुरू के 21 मैचेस की जो आपके पास सीट्स हैं वो कितनी है? 329। ओके, तो मेरे पास 41 आ गया। तो सम ऑफ 41 माइनस सम ऑफ फर्स्ट 21,
इससे क्या आएगा, अगर मैं 41 में से 21 निकाल रहा हूं तो मेरे पास लास्ट के 20 मैचेस का आ जाएगा सम। तो 41 का सम कितना था हमारे पास, 674,040 माइनस टोटल आपको दिया हुआ था 21 मैचेस का, दैट इज 329,000। माइनस कर लेते हैं इसको, 329,000, ये आ गया 345040, 345040। ये जो आपके पास आया, ये क्या आया है आपके पास, ये आया आपके पास सम ऑफ द लास्ट 20 मैचेस। तो इसको मैं लिख देता हूं भाई, सम ऑफ लास्ट 20 सीट्स, ये आ गया हमारे पास। लेकिन अगर आप नोट करें तो ये निकालना नहीं था, क्वेश्चन में आपको निकालने को कहा यू नीड टू फाइंड आउट द मीन नंबर। अब मीन निकालने के लिए आपको टोटल चाहिए होता है, क्योंकि आपके पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन होता है सम डिवाइडेड बाय एन। अब सम हमने निकाल लिया, दैट इज 345,040 डिवाइडेड बाय, ये कितने मैचेस कितनी सीट्स का है, ये है 20 का, लास्ट 20 की बात हो रही थी ना, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 20 से, सॉरी इसको हमने डिवाइड कर लिया 20 से, तो दैट इज 17252। तो द आंसर इज 17252, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन कंप्लीट थी, लास्ट पार्टी। मैं 1 मिनट कैलकुलेटर को साइड कर दूं ताकि मुझे बार बार इसको हटा, सॉरी ये क्या हो गया, अब सही है, इसको हम ऐसे ले आते हैं। अब मेरा ख्याल है ठीक है, और बाकी चीज़ों को 1 मिनट में ज़रा ऑफ कर दूं। अब ठीक हो गया ना, ये वेरी नाइस, इसको ऐसे ही रखते हैं अब, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट वन, द टेबल शोज द सैलरीज ऑफ 3 बास्केटबॉल प्लेयर्स, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज ऑफ द ट्रिस्टन एंड स्टीफन। अब ट्रिस्टन की हमारे पास क्या है भाई, 3.64 इंटू 10 टू द पावर 7 माइनस 8.27 इंटू 10 टू द पावर 6। क्वेश्चन हमारे पास पेपर 2 का है, तो हम यहाँ पर इजीली कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास लिखा है 3.64, एक्सपोनेंट के लिखनी है, आप यहाँ पर सिंबल है डेसिमल के साथ राइट करना है, ये 10 पावर 7 माइनस 8.27 इंटू 10 टू द पावर 6। आपका आंसर आ रहा है लेकिन सेनेट फॉर्म में नहीं आ रहा, हमें सेनेट फॉर्म में देंगे, क्यों भाई, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सेनेट फॉर्म में था। तो ये ENG वाला बटन हम प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 28.13। अगर मैं लिखूंगा इसको 2.813, तो पावर में मैं एक को एक्सटेंड कर दूंगा, सो 2.813 टू द पावर ऑफ 7, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, द टोटल जो अर्न्स हिज सैलरी plus a bonus of $X, the total he earns is 102.5% of his salary. Calculate the value of X. Okay. जो अर्न कर रहा है अपनी सैलरी प्लस उसको बोनस भी दिया जा रहा है $X का, द टोटल ही अर्न्स इज 102.5। तो आपके पास टोटल आ गया, भाई 102.5। अगर मैं कहूँ कि इसमें एक्स्ट्रा कितना हुआ, तो एक्स्ट्रा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2.5% होगा, क्योंकि 100 तो उसका ओरिजिनल है। अब जो की जो सैलरी है वो कितनी है, वो है हमारे पास 4.29 इंटू 10 पावर 6। तो पहले हम देखते हैं कि वो एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है ना। फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा न्यू अपॉन ओल्ड का। ओल्ड प्राइस जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी है, 4.29 इंटू 10 टू द पावर 6, ये होगा 100 पर। एक्स्ट्रा कितना आ रहा है भाई, द टोटल ही अर्न्स इज 102.5, और इसके सामने हम लिख देंगे x। अब हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 102.5 टाइम्स 4.299 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास क्या आया भाई, ये आया हमारे पास 4397250। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा कमा रहा है वो उसका बोनस है, आपको एक्स्ट्रा निकालना है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इसमें से हम वो माइनस करेंगे जो उसकी अमाउंट है, ताकि हमें ये मालूम पड़ जाए कि वो एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है, 4.29 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो एक्स्ट्रा कमा रहा है, जिसको उसने बोनस का नाम दिया, दैट इज 107,250। ये वो अमाउंट है जो वो एक्स्ट्रा कमा रहा है। ठीक है ना, ये आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, the temperature at midday was recorded at 10 different heights on a mountain. The results are shown in the table. आपके सामने टेबल बना हुआ है। Complete the square diagram.
जो शेडेड वाले डॉट्स होते हैं ना, ये हमारे पास बने हुए होते हैं और हमको इनको प्लॉट करना होता है। तो पहला प्लॉट क्या है हमारे पास, 100 पर 3.5, 100 पर 3.5। अब 100 कहाँ पर होगा, देखें भाई, ये हमारे पास है हाइट, हाइट पर 100। अब अगर ये 250 है तो ये क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी 125 होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स की वेटेज निकालता हूँ। कितने बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्सेस हैं, और 10 बॉक्सेस पर आ रहा है 250। इसका मतलब ये होगा कि एक बॉक्स की वैल्यू 25 हो जाएगी। 25 टाइम्स 10 इज 250, राइट। अब यहाँ पर मुझे चाहिए 100। 25 टाइम्स 400 होता है, तो ये वाला पॉइंट मेरे पास होगा 100 का। ये आ गया 100। 100 पर वैल्यू क्या थी, 100 पर थी हमारे पास 3.5। 100 पर 3.5, 3.5 हमारे पास सेंटर में होगा। ये हमारे पास ये वाली नहीं है वैल्यू, लेफ्ट पर है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 100 पर 3.5। इसी तरह हम बाकी पॉइंट्स को भी प्लॉट करते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, 1250 पर -4.6। 1250 होगा कहाँ भाई, ये नज़र आ गया 1250, और इस पर है -4.6, -4। एक बॉक्स 2 के बराबर है ना, 246, सो -246। ये आ गया मेरे पास दूसरा डॉट, ठीक है, 2 डॉट हो गए। 1450 पर है -6.4। अब 1450 होगा कहाँ पर, यकीनन यहाँ के बीच में होगा। 1250 और 1500 के बीच में क्या आता है, अगर मुझे अभी क्लियर नहीं है क्या नंबर आएगा, अभी देख लेते हैं, हम दोनों को ऐड करते हैं। 1250 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो नंबर है हमारे पास, दैट इज 1375। ये आ गया 1375। मुझे कहाँ जाना था, मुझे जाना था 1450। अब हर एक बॉक्स हमारे पास 25 के बराबर है, ठीक है ना। तो अब मैं इसमें ऐड करता हूँ भाई, 25 ऐड किया तो ये आ गया मेरे पास 1400। तो ये होगा 1400 एंड दैट इज 1425, और ये आएगा 1450 जो मुझे चाहिए। और 1450 पर वैल्यू क्या है, -6.4। 1450 पर है -6.4, ये वाला पॉइंट है। 1450 पर -6.4, ये आ गया मेरा पॉइंट, सही है। उसके बाद क्या है भाई, 1125। अब 1125 के लिए पहले मैं देखता हूँ कि इनका सेंटर पॉइंट क्या है। तो 1000 प्लस 1250 डिवाइडेड बाई 2, 1125। तो ये आ गया भाई 1125, ठीक है। और 1125 पर वैल्यू क्या थी, -4। 1125 पर वैल्यू थी -4, ये आ गया। लास्ट कौन सा है, 1350। 1350 होगा कहाँ पर, पहले ये देखते हैं। अब हर एक बॉक्स 25 के बराबर है, ठीक है ना। 1350 इससे पहले होगा, ये वाला होगा 1350, मार्क कर रहा हूँ, ये है 1350। और 1350 पे वैल्यू क्या है हमारे पास, -3.8। 1350 पर -3.8 होगा यहाँ पर। तो ये हमने चारों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया जो उसने हमें गिवन किए थे। 4 है, 5 है, 5 है, पांचों पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर दिया। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कोरिलेशन। अब ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं कि सारे एक डिक्रीजिंग कोरिलेशन में जा रहे हैं, और डिक्रीजिंग के लिए हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, दैट इज अ नेगेटिव। इट्स अ नेगेटिव कोरिलेशन। अगर इंक्रीजिंग पैटर्न होता तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। आगे, ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब लाइन बनाने का तरीकेकार ये होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइन के ऊपर और नीचे बराबर हों, बेस्ट है। एक आध का फर्क हो चलता है। अब यहाँ पर जिस तरह मैं लाइन प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, ऐसे ही आप भी कीजिएगा। लाइन आपने हमेशा स्ट्रेट अपना उससे बनानी, स्केल से बनानी, रफली मत बनाएगा। ये मैंने रैंडम खींची है लाइन, ठीक है ना, रैंडम। मेरे पास पॉइंट्स कितने हैं, अगर आप पॉइंट्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो 10 का मतलब ये हुआ 5 ऊपर हो 5 नीचे हो, ये हमारे लिए आइडियल सिचुएशन होती है, ठीक है ना। अभी लाइन से ऊपर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऊपर है 3 नीचे है, इसका मतलब है लाइन ठीक नहीं है। अब इस लाइन को थोड़ा ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लाइन को थोड़ा ऐसे करते हैं, इंक्लाइन किया। अभी लाइन के ऊपर कितने आ रहे हैं, 1 2 3, और नीचे कितने आ गए, नीचे ज़्यादा हो गए। अब लाइन को थोड़ा डेविएट करते हैं, ऐसे करते हैं। अब ऊपर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, नीचे कितने आ रहे हैं, एक के ऊपर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, नीचे कितने आ रहे हैं, 3। थोड़ा और डेविएट करते हैं। अब देखते हैं, अब लाइन के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4, नीचे कितने हैं, 1
2 3। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छी अप्रोप्रिएट लाइन है। जो लाइन पर पॉइंट आ रहे हैं वो तो दोनों के लिए काउंट किए जाएंगे ना, वो तो ऊपर नीचे दोनों के लिए समझे कैंसिल हो जाएंगे। तो जो लाइन के ऊपर है और लाइन के नीचे, लाइन के ऊपर हमारे पास लाई कर रहे हैं 3 कर रहे हैं 4, 1 मिनट, 1 2 3, 3 लाइन के ऊपर है और 1 2 3, 3 लाइन के नीचे। तो ये हमारे पास एक अप्रोप्रिएट लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन गई है। ठीक है, ओके जी। Another reading is taken at a height of 1000 meter. Use your line of best fit to estimate the temperature at this height. 1000 मीटर हमारे पास कहाँ है, ये रहा, और यहाँ पर हमें देखना है टेम्परेचर। हम अपने पास लाइन को ड्रॉ करेंगे 1000 के ऊपर, 1000 से लाइन ड्रॉ करेंगे, अपनी लाइन पे मीट करेंगे और इस लाइन पे जाके देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। ठीक है ना, ये जो आंसर होगा ये हमारे पास आएगा, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, -2.2, 2.4, 2.6, 2.8, तो 2.7 लिख देते हैं, माइनस का 2.7। तो ये हमारे पास बना -2.7। तो ये आपने जब भी क्वेश्चन करना है, कोशिश करें कि आप यहाँ पर हमेशा अपना स्केल यूज करें। रैंडम रफली जो हम बनाते हैं ना, लाइन बनाते हैं रफली बगैर स्केल के, वो काम ना करें यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, द टेबल समराइज द टाइम टेकन बाय 80 एडल्ट्स टू क्लाइंब द माउंटेन। हमारे पास नंबर ऑफ टोटल आ गया 80। ठीक है, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम। जब भी आपको एस्टिमेटेड मीन निकालना होता है, द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज फाइंड द मिड पॉइंट। तो आपने मिड पॉइंट निकालना है किसका, इन दोनों का। 5.5 और 6.5 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6.5 7.5 का मिड पॉइंट 7, 7.5 और 8 का मिड पॉइंट हो जाएगा 7.75। 8 और 8.5 का मिड पॉइंट हो जाएगा 8.25। 8.5 और 10.5 का मिड पॉइंट हो जाएगा 9.5। ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, सिंपली दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। इट विल बी 7.5 प्लस 8 एंड डिवाइडेड बाई 2। ये मैं ऐसे निकाल रहा था एंड द आंसर इज 7.75। ठीक है, तो आप इस तरह निकालेंगे मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट निकालने के बाद आपने क्या करना है, यूनिट टू मल्टीप्लाई f बाई एक्स। अब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 8 6 48, 7 into 15, I think it's 105, but let me check. 7 into 15 is 105. उसके बाद 7.75 टाइम्स 20, 155। फिर 8.25 टाइम्स 23, that is 189.75। and lastly 14 times 9.5, that is 133। सही है ना, ये आपने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे समेशन एफ एक्स। इसका मतलब ये होगा कि इन तमाम वैल्यूज को जो आपने निकाला, अब इसको ऐड करना है। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए मैंने इसको कॉपी कर लिया और बीच में साइन लगा दूंगा प्लस का। ये इन सबको अब हमने ऐड करना स्टार्ट करना है। तो 133 प्लस 189.75 प्लस 155 प्लस 105 प्लस 48, दैट इज इक्वल्स टू 630.75। ठीक है ना। अब मीन का वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। समीशन एफ एक्स कितना आ गया आपके पास, इट इज 630.75 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज 80, डिवाइडेड बाय 80 करते हैं इसको, यू गॉट 7.88। 7.88 ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, next, a histogram is drawn to show this information. The height of the bar representing 5.5 to 6.5 is 8. Calculate the height of the bar representing 8 to 8.5. अब यहाँ पर आपको हाइट निकालना है। हाइट निकालने के लिए याद रखें कि आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना पड़ेगा। किन लाइंस की बात कर रहा है, 5.5 से 6.5 और 8 से लेके 8.5। तो मैं इनका एक रफली स्केच बना लेता हूँ अपने पास, ऊपर से वैल्यूज निकालते हैं हम। 5.5 से लेके 6.5 और 8 से लेके 8.5। ठीक है ना। अब इस पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5.5 से लेके 6.5, 5.5 से लेके 6.5 पर है हमारे पास 8, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास 8 है। और 8 से लेके 8.5 कितना है, 23। 8 से लेके 8.5 है 23। सही है ना। अब ये हाइट निकालने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है।
अब आएंगे हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम कब निकालते हैं, कीप इन माइंड, जब हमारे पास अनइक्वल क्लास विड्थ होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें 5.5 6.5 ये गैप 1 आ रहा है, लेकिन 8 से 8.5 का गैप 0.5 आ रहा है। तो जब हमारा क्लास विड्थ सेम नहीं होता तो हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। अब फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी 8 है, क्लास विड्थ क्या है? 5.5 6.5, ये 1 आ गया, सही है ना। इसी तरह इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 23, क्लास विड्थ क्या है? 8.5 और 8 का डिफरेंस आ रहेगा 0.5, तो ये बनेगा 46 बनेगा, ठीक है। अब आते हैं हिस्टोग्राम्स के, थोड़ा रफली स्केच कर रहा हूँ। हमारे पास दो क्लास बन रही है ना। पहली क्लास हमारे पास हम बना रहे हैं 5.5 से लेके 6.5 तक, और वाई एक्सिस पर आएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। इसकी एफडी कितनी निकाली हमने? इसकी एफडी निकाली थी हमने 8, सही है। और दूसरी हमारे पास है 8 से लेके 8.5, 8 से लेके 8.5, मैं रैंडम बना रहा हूँ, ठीक है ना, 8 से लेके 8.5। सिर्फ इस तरह बता रहा हूँ कि आपको समझ आए कि मांग क्या रहा है आपसे। 8 से लेके 8.5 की जो हमारे पास एफडी आ रही है दैट इज 46, सही है ना। अब उसने यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस की हुई है दैट इज द हाइट। हाइट कितनी है? 8। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो मेरे पास हाइट है, इसकी हाइट ये है मेरे पास 8। इसको अपनी एफडी से कनेक्ट मत कीजिएगा कि ये एफडी है, नहीं ये एफडी नहीं है, ठीक है ना। दैट इज द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, और इसकी हाइट आपको फाइंड करने को बोला। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि दो रेक्टेंगल्स आ गए मेरे पास, ठीक है ना। छोटे वाले की हाइट क्या है? 8, और छोटे वाले की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है? ये भी 8 है। बड़े वाले की हाइट क्या है? x, और बड़े वाले की एफडी क्या है? 46। तो मेरे पास x का आंसर यहाँ पर आ जाएगा 46, ठीक है। ये आंसर अभी सेम आ रहे होंगे, 8/8 हमारे पास कैंसिल हो रहा है, क्या ये हमेशा होगा? नहीं होगा। तो जब भी आपको हाइट निकालने को कहा जाए, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप इसी तरह पैटर्न कीजिएगा इसको। पहले हाइट निकालने के लिए एफडी निकालिएगा, फिर उसको जरूर कंसिडर कीजिएगा ताकि आप सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट वन, question number 3, triangle PQR is isosceles with PQ is equals to QR. The exterior angle is 142. Calculate angle PQR. Okay. सबसे पहले जो एंगल आपसे कह रहा है ना PQR, वो मार्क कर लें। ये एंगल है भाई जो आपको निकालने को कह रहा है, तो हमने कह दिया भाई ये एक्स है, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये एंगल 142 है तो मैं ये निकाल सकता हूँ। कैसे आएगा भाई? सिंपली आप इसको 180 में से माइनस कर लोगे। सो 180 माइनस 142, दैट लीड्स टू 38 आई गेस। ये आ जाएगा 38। अगर ये 38 होगा तो ये भी 38 हो जाएगा। रीजन, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड्स बराबर है। अब हम सिंपल ट्राइंगल को सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 38 प्लस 38 इज इक्वल्स टू 180। सिंपली कैलकुलेटर में जाके लिखेंगे हम 38 प्लस 38 और 180 माइनस आंसर, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास 104। तो आपके पास जो एंगल है, एंगल पी क्यू आर, ये आ जाएगा हमारे पास 104 डिग्री। सिंपल सवाल था, बहुत ही आराम से हमने कर लिया, ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ, नथिंग मच। आगे बढ़ते हैं। द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपीजियम ए बी सी डी मीट एट ई। ओके, डायगोनल किसे कहते हैं? अपोजिट कॉर्नर्स को अगर हम कनेक्ट करें तो ये कहाँ कनेक्ट करें? ई पर कनेक्ट करें, ये आपसे कह रहे हैं। शो दैट ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी। ठीक है, सिमिलैरिटी से अक्सर बच्चे घबराते हैं, मैं तो आपको कहूँगा भाई आप इसी में से आंसर निकालें। अब वो आपसे कह रहा है कि ए बी ई सिमिलर है सी डी ई के, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि कौन सा एंगल बराबर है और क्यों बराबर है, रीज़न देना है आपने। जैसे मैं आपको डायग्राम में बताऊं, अगर क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो हम ये कहेंगे एंगल ए और एंगल सी बराबर है, ये हो जाएगा ना हमारे पास। इसको लिखोगे कैसे अब आप? अब हम लिखेंगे एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ई। याद रखिएगा, जिस एंगल को हम यहाँ पर रेफर कर रहे हैं उसका सेंटर में होना मैंडेटरी है, वो सिर्फ सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। और सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, अब रीज़न लिखना पड़ेगा आपको। आप कैसे कह रहे हैं कि ये बराबर है? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स वहाँ पर आते हैं जहाँ पर आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं, लाइंस पैरेलल हैं यहाँ पर। तो जिस तरह ए और सी बराबर है, इसी तरह मेरे पास ये एंगल बी और ये एंगल डी भी बराबर हो जाएगा। इसको लिखोगे कैसे आप? अब आप लिखोगे ए बी ई, बी का एंगल आ गया इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ई।
अब आप इसको सी डी लिखो या ई सी डी लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि डी को सेंटर में होना चाहिए। रीजन क्या होगा, रीजन लिखना बहुत जरूरी है भाई। रीजन है भाई ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना। अब देखिए बचा कौन सा एंगल, अगर हमने दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स को बराबर कर दिए तो इसका मतलब है तीसरा एंगल बराबर होगा। अब तीसरा एंगल यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर तीसरा एंगल है ई, ये एंगल और ये एंगल। अब इसको बराबर करने के आप दो रीजन लिख सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और आप ये भी कह सकते हो कि सम ऑफ एंगल एंड ट्राइंगल इज 180 डिग्री, दोनों सही काउंट किए जाएंगे। अब आएगा हमारा फाइनल एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू सी ई डी, और रीजन मैं लिख रहा हूं यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं। अब आपकी स्टेटमेंट आएगी, जो आपको स्टेटमेंट दी है ना ये वाली, ये आपने दोबारा लिखनी है। क्या स्टेटमेंट है, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई, और सिर्फ इतना ही नहीं, अब आप लिखेंगे प्रॉपर्टी। हमने किस प्रॉपर्टी से कहा कि ये सिमिलर है, हमने यूज किया एंगल एंगल एंगल। ये कंप्लीट लिखोगे तो आपको उसके कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तीनों चीजें बताकर एंड पर आपने अपना स्टेटमेंट लाजमी देना होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। टू ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 50 आर स्क्वायर नंबर्स, वन ऑफ दिस नंबर इज 1, फाइंड द अदर स्क्वायर नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ 50। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ 50 के फैक्टर कौन कौन है, तो 50 का फैक्टर 1 है, 50 का फैक्टर 2 है, 5 है, 10 है, 10 के बाद 12 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं है, 20 नहीं है, और फिर 25 है। ये सारे 50 के, और 50 इटसेल्फ भी होगा, ठीक है। ये सारे 50 के फैक्टर्स हैं। इनमें जो स्क्वायर नंबर मुझे और आपको नजर आ गया अब, दैट इज 25। तो द स्क्वायर नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ 50 इज 25। ये बना आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, a is equals to 2 power x minus 1 times 3 power 2y times 7. b is 2 power x plus 3 times 3y times 5. The numbers a and b are written in the as a product of their prime factors where x and y are positive integers. Find the high common factor of a and b in terms of x and y. Okay. जब भी आपने हाई कॉमन फैक्टर को निकालना है ना, आपने लोवेस्ट पावर को निकालना है। अब लोवेस्ट पावर से क्या मुराद है, हम ये देखते हैं। देखिए अगर मैं सिंपल लफ्जों में आपको बताऊं, 3 की यहाँ पर पावर 2y है और 3 की पावर यहाँ पर y है, इनमें से छोटी पावर कौन सी है, छोटी पावर है 3 पावर y। बस ये पावर निकालनी है आपने एचसीएफ में, ठीक है। और एलसीएम में निकालते हैं हम लोवेस्ट पावर। तो एचसीएफ की लोवेस्ट पावर 3 की क्या आई, 3 पावर y। 2 की लोवेस्ट पावर क्या है, एक है x प्लस 3 और एक है x माइनस 1। तो ऑब्वियसली जहां पर पावर सब्ट्रैक्ट होगी वो होगी हमारे पास लोवेस्ट पावर। तो हमारे पास 2 की लोअर पावर क्या है, एक्स माइनस 1, और 3 की लोअर पावर क्या है, 3 पावर वाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। अब एचसीएफ में देख रहे हैं लोवेस्ट पावर और एलसीएम में देखेंगे हाई पावर। अब आते हैं एलसीएम। अब आप ये देखो बेटा, ए में सॉरी 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स प्लस 3। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 2y। उसके अलावा 5 और 7 भी आएगा, ठीक है ना, 5 और 7 भी आएगा, ठीक है। तो एलसीएम में सारे आते हैं, लेकिन एचसीएफ में सिर्फ वो नंबर आएंगे जो कॉमन होंगे। तो 5 और 7 दोनों में कॉमन नहीं, लेकिन 2 और 3 दोनों में कॉमन है, इसलिए एचसीएफ में आएंगे। एलसीएम में सभी आते हैं, ठीक है जी। ये भी एंड हो गया, आगे बढ़ते हैं। Two companies move boxes. Company A charge 0.5 for each box plus a fixed fee of $125. Company B charge only a fixed fee of $350. Find the number of boxes moved when Company A charges the same as Company B. Okay. हम ले लेते हैं भाई, हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस n है। कितने बॉक्सेस हैं फर्क नहीं, मुझे नहीं पता। कंपनी ए क्या चार्ज करी, कंपनी ए कह रही है भाई जब आप हमें बुलाएंगे तो हम आपसे 0.50 लेंगे हर एक बॉक्स का। उसके अलावा हमारी एक अपनी फिक्स फी है, और वो फी कितनी है, वो है हमारी $125। ये कहा कंपनी ए ने। कंपनी बी ने कहा आप हमें बुलाएं, हमारे चार्ज हैं 350, उसमें आप हमसे एक मूव कराएं बॉक्स, या 50 या 100, हमारे चार्जेस फिक्स रहेंगे, ठीक है ना। अब वो आपसे कह रहे हैं कि भाई वो बॉक्सेस बताओ जब इनका बिल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उस सेम की वजह से आई जस्ट इक्वेट बोथ ऑफ देम एंड सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन। ये बन जाएगा मेरे पास 0.5n इज इक्वल्स टू 350 माइनस 125, 0.50, ठीक है जी।
तो 350 माइनस 125 एंड डिवाइडेड बाय 0.5, तो दैट इज 450। इसका मतलब ये हुआ कि जब 450 बॉक्सेस होंगे तो कंपनी ए और कंपनी बी दोनों का जो आपका अमाउंट बन रहा होगा वो सेम हो जाएगा, ये मतलब हुआ, ठीक है। द मैक्सिमम मास अ वैन कैरी इज एग्जैक्टली 770 kg। अब एग्जैक्टली का मतलब क्या हुआ कि भाई इससे एक्सटेंड नहीं कर सकता, दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। द वैन कैरीज boxes each of mass 4 kg correct to the nearest kilograms. Find the upper bound of the number of boxes this van can carry. Okay बेटा, कितने बॉक्सेस वो कैरी कर सकती है आपको ये फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं आपको। तो आपके पास वैन का टोटल मास कितना आ गया 770, और जो एक बॉक्स का मास है वो है 4, ठीक है ना। ये तो हमारा ट्रेडिशनल वे होता, बट अब हमको यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए उसका अपर बाउंड चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आ गया क्या, जब आपको n की अपर वैल्यू चाहिए तो 770 तो फिक्स रहेगा, तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन 4 का मुझे चाहिए होगा लोअर बाउंड। रीजन, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आपका फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होता रहेगा। तो अब मैं इसको इसकी फॉर्म में लिखूंगा तो ये होगा 770 डिवाइडेड बाय 4 का लोअर बाउंड। आपके पास स्केल फैक्टर क्या है, नियरेस्ट केजी। केजी का मतलब ये हो गया 1 kg की बात कर रहा है, तो 1 को डिवाइड बाय 2 किया आपने, यू गॉट 0.5। तो अब आप 4 में से माइनस करोगे, तो 4 माइनस 0.5, सो यू गॉट 770 डिवाइडेड बाय 3.5। करते हैं भाई, 770 डिवाइडेड बाय 3.5, यू गॉट 220, ठीक है जी। तो फाइंड द अपर बाउंड ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये मेरे पास बनता है 220, ठीक है जी, क्लियर। आगे देखते हैं। A lorry contains boxes of 3 sizes, small, medium and large. The ratio of the number of boxes, small, medium given है, small, large given है. The lorry contains 72 boxes of size large. Find the total number of boxes in the lorry. Okay. आपके पास यहाँ पर 3 रेशो आ रहे हैं, ठीक है ना, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अब ये रेशो अभी करेक्ट फॉर्म में नहीं है, पहले इनको करेक्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। वो कैसे लेकर आते हैं वो देखें। अगर मैं कहूँ स्मॉल से लेके मीडियम का रेशो क्या है, तो वो है 2:7, ठीक है। और अगर मैं कहूँ स्मॉल से लार्ज का रेशो क्या है, तो वो है 5:4। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ पर भी स्मॉल है और यहाँ पर भी स्मॉल है। तो अगर ये दोनों स्मॉल हैं और हम यहाँ पर एक लॉरी की बात कर रहे हैं तो इनको सेम होना चाहिए। हम यहाँ पर इनको सेम बनाएंगे। अब सेम बनाने का मतलब क्या हुआ कि मैंने 2 और 5 का एलसीएम या इनका कॉमन मल्टीपल 10 होता है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, ठीक है। तो अब जब मेरे पास रेशो आएगा वो आएगा मेरे पास 10 रेशो 7 5 35, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 10 रेशो 4 2 8। इसका फायदा ये हुआ कि अब हमारे पास स्मॉल पर एक ही रेशो आ रहा है, वो है 10। ये आपको हमेशा करना होगा, ठीक है। अब हमारे पास लिखा जाएगा स्मॉल, मीडियम और लार्ज। स्मॉल कितना आया 10, मीडियम कितना आया 35 और लार्ज कितना आया, लार्ज आ गया 8। ये आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया कि आपने अपने रेशो को सिंक्रोनाइज कर दिया। अब वो आपसे कह रहा है द लॉरी कंटेन्स 72 बॉक्सेस ऑफ साइज एल। अब आपको जो बॉक्सेस दिए हैं वो इसके दिए हैं, ठीक है ना। ओके, अगर 8, अब यहाँ पे रेशो अप्लाई करूंगा, ठीक है ना। लार्ज का रेशो कितना है 8 और लार्ज के बॉक्सेस कितने हैं 72। हमें फाइंड करना है टोटल नंबर। तो टोटल के लिए पहले हम इनको ऐड करते हैं कि भाई इनका ऐड क्या होगा, तो दैट लीड्स टू 10 + 8 इज 18, 18 + 35 दैट इज 53। तो अगर टोटल रेशियो 53 है तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होंगे ये मुझे फाइंड करना है। सिंपली आपने अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, टी निकालना है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 8t इज इक्वल्स टू 72 टाइम्स 53। तो 53 टाइम्स 72 एंड डिवाइडेड बाय 8, तो देयर आर 477। तो इसका मतलब ये होगा कि टोटल 477 बॉक्सेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहले हमने रेशियो को करेक्ट करना है और फिर ये मामला अप्लाई करना है, ये डिवीजन वाला या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, टॉपिक आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। A triangle is mapped onto triangle P by a translation 1 - 3. Draw a triangle P. बहुत ही सिंपल सी बात है। 1 क्या बता रहा है, 1 आपको बता रहा है राइट साइड पर 1 स्टेप, सही ना, पॉजिटिव 1 है। -3 क्या बता रहा है,
डाउन जाना है आपने, कितने स्टेप, 3 स्टेप, ये आपको करना है, एक स्टेप आगे और 3 स्टेप नीचे। ओके भाई, ये काम शुरू करते हैं हम लोग को, ए पे करना है ना, ए को पहले हम करते हैं भाई इस वाले पॉइंट के साथ। क्या करना था, एक कदम आगे और 3 कदम नीचे, एक कदम आगे गया और 1 2 3 कदम नीचे आ गया। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक है। यही काम इसको करते हैं, एक कदम आगे और 3 कदम नीचे, 1 2 3, ये पॉइंट इधर आ गया। और यही काम करते हैं इसके साथ भी, एक कदम आगे और 1 2 और 3 कदम नीचे, एक कदम आगे और 1 2 3 कदम नीचे, ये आ गया हमारे पास तीसरा, ठीक है। अब आपने इसको किया कनेक्ट, ये बनेगा आपका ट्राइंगल, और ये आपने सिंपल सा कर दिया इसको ट्रांसलेट। क्या सिर्फ ट्रांसलेट करना है, लेबल भी करना है। ट्राइंगल इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल पी, तो आपको यहाँ पर पी मेंशन करना मैंडेटरी है, ठीक है बेटा। सिंपल सा एक काम था, हो गया। डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू ट्राइंगल बी। अब अगर ए जा रहा है बी पर, सबसे पहली बात जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, देखो आप अपने आप से पूछो, क्या ए अगर बी पे जा रहा है, क्या इस ट्राइंगल का साइज चेंज हुआ? अगर ट्राइंगल का साइज चेंज हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इनलार्जमेंट है, इसको रोटेशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है ना। जब साइज चेंज होगा आप सिंपल कहोगे, हमेशा कहोगे ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास इनलार्जमेंट है। अब इनलार्जमेंट में आपको बताना पड़ेगा स्केल फैक्टर, ठीक है बेटा। वो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए ए जा रहा है बी पर, अगर मैं आपसे कहूं कि यार ए की ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ है ए की 2, और बी की ये लेंथ कितनी है, बी की ये लेंथ है 1, ऐसा ही है। तो स्केल फैक्टर क्या होता है, न्यू लेंथ अपॉन ओल्ड लेंथ। तो न्यू लेंथ क्या थी हमारे पास, क्योंकि बी पर गया तो न्यू लेंथ आ गई 1 और ओल्ड लेंथ क्या है 2। अब लास्ट बात सुने, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी ओरिएंटेशन उल्टी हो रही है? अगर ओरिएंटेशन चेंज आपको लग रही है तो यहां पर माइनस का साइन आएगा, ये हो गया स्केल फैक्टर। अब आता है आपका सेंटर। सेंटर निकालने के लिए ऑल यू नीड इज कंस्ट्रक्ट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। जैसे मेरे पास बी का एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, और इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये होगा, मैं इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं, ये कनेक्ट हो गए। इसी तरह मेरे पास बी का एक पॉइंट ये है और उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये होगा, इनको भी कनेक्ट कर दें। सिर्फ कनेक्ट करना है, कुछ भी और नहीं करना, आपने खुद ही आंसर आ जाएगा। कर दिया कनेक्ट। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नजर आ रहा होगा पॉइंट आपको, ये वाला, दैट इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट पॉइंट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 0,1। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन m is a reflection in the line y equals to -1. Transformation r is a rotation 90 degree clockwise about 1,1. RMB is equals to q. Draw a triangle q. सबसे पहले तो आपको इसको रीड करना आना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है। RMB, देखिए आपने B पर पहले अप्लाई करना होगा M, और जो उसका आंसर आएगा उस पर अप्लाई किया जाएगा R। डबल ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आती है रिवर्स ऑर्डर में चलती है, ठीक है ना। पहले आपने इसको रोटेट कर M करना है। M क्या है, M हमारे पास है रिफ्लेक्शन। पहले M अप्लाई होगा और जो उसका आंसर आएगा उस पर R अप्लाई किया जाएगा। तो पहले आते हैं M के ऊपर, किस पर अप्लाई कर रहे हैं सब कुछ, B पर। M क्या है, y इक्वल टू -1। तो पहले एक काम ये करता हूँ कि y इक्वल टू -1 की लाइन बनाते हैं। y इक्वल टू -1 कैसे बनेगी लाइन, लेट मी ड्रॉ। ये आपके पास लाइन आ चुकी है y इक्वल टू -1। अब इस लाइन से मैंने रिफ्लेक्ट करना है ट्राइंगल बी को। कैसे करते हैं रिफ्लेक्शन, बहुत सिंपल है। इस लाइन से पॉइंट्स काउंट करें, जैसे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट लाइन से कितना दूर है, 1 2। अगर 2 स्टेप ऊपर है तो 2 स्टेप नीचे आ जाएगा। तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, लाइन से 1 और 2, 2 स्टेप ऊपर 2 स्टेप नीचे, ठीक है। इसी तरह ये वाला पॉइंट यहाँ से कितना ऊपर है, 1 2, नीचे कितना आएगा 1 2, ये आ गया आपके पास। और जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ से कितना ऊपर है, 1 2 3 4, नीचे कितना आएगा 1 2 3 4। ये हो गया आपके पास पहला काम कि आपने क्या कर दिया, आपने इसको अप्लाई कर दिया, रिफ्लेक्शन कर दिया। बट ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में था RMB। अभी तो मैंने B पर खाली M अप्लाई किया है, अब इसका जो आंसर आएगा उस पर हम करेंगे R अप्लाई। और R क्या है, R हमारे पास रोटेशन है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और सेंटर है हमारे पास 1,1। आइए भाई, अब पहले सेंटर मार्क करता हूँ 1,1, 1,1, ये हमारे पास सेंटर आ गया, ठीक है ना। अब जो आपका ट्राइंगल जो भी हमने बनाया है ब्लू से, उसको मैं नाम दे रहा हूँ PQR का। क्या आ गया,
Q और R। अब सबसे पहला काम, अब जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, ये मैं बता रहा हूँ रोटेशन बड़ा आसान मेथड है। सबसे पहला काम हम पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, बट कहाँ से? अपने सेंटर से। हमारा सेंटर कहाँ है? हमारा सेंटर 1,1 है। तो आपने यहाँ से कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, अभी करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, कितने स्टेप चलेंगे? 1 2 3, 3 स्टेप एक्स पे गए, 1 2 3 4, तो 3 स्टेप लेफ्ट, 3 स्टेप डाउन, तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -3 -4। अब P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, लेकिन कहां से निकालेंगे? इसी पॉइंट से। काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो P के पॉइंट क्या आ गए? ये आ गया -4 और -4। अब आते हैं R के ऊपर, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, तो -3 -6। ये हमने कोऑर्डिनेट को लोकेट किया है, लेकिन विद अवर न्यू सेंटर दैट इज 1,1। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपने रूल अप्लाई करना है। क्या होता है भाई? अगर आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज करना होता है, यहाँ करते हैं चले, 90 डिग्री क्लॉकवाइज का रूल क्या होता है? रूल होता है कि भाई एक्स वाई हमारा बन जाएगा y -x, ये रूल होता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास पॉइंट आया -3 -4, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -4,3। ठीक है, अगर मेरा पॉइंट आया -4 -4, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -4 4। और अगर मेरा पॉइंट आया -3 -6, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -6,3। ये हमने रूल अप्लाई किया। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ रहे हैं, इनको हम कहां से प्लॉट करेंगे? न्यू सेंटर से प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? -4 और 3, -4 और 3। अब -4 3 यहां से प्लॉट करते हैं। -4 का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4, -4 3, 1 2 3, ये आ गया भाई पहला पॉइंट। ये आ गया पहला पॉइंट, -4 3। दूसरा क्या है? -4 और 4, तो इससे एक कदम ऊपर चला जाएगा, -4 और 4 ये आ जाएगा। और तीसरा क्या है हमारे पास? -6 और 3। -6 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ये आ गया हमारे पास तीसरा पॉइंट, -6 3। तो ये बनेगा आपका फाइनल ट्राइंगल, जिस पर हमने डबल ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर दिया। पहले हमने रिफ्लेक्शन अप्लाई करी थी, और उसके बाद हमने यहाँ पे रोटेशन अप्लाई करी है। क्या ये आंसर है? नहीं। अब आप देखें, उसने लेवल का बोला भाई आपको ड्रॉ ट्राइंगल क्यू, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा लाजमी कि भाई ये क्यू है, वरना एग्जामिनर ढूंढेगा नहीं कि आपने क्यू कहाँ बनाया है, आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। A cuboid has dimension 5 by 12 by h. The volume of the cuboid is 480। बहुत सिंपल सा सवाल है। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये फॉर्मूला आ गया। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको? 480। लेंथ क्या है मेरे पास? 5 है। ब्रेथ मेरे पास 12 है, और हाइट मेरे पास h है। 12 5 आर 60, 60 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया, 8 6 आर 48, तो h का आंसर आ गया मेरे पास 8। सिंपल सवाल, कितने मार्क का था? 2 मार्क फ्री के दे रहा है एग्जामिनर आपको, सिंपल सी बात है, कोई इसमें मुश्किल चीज थी नहीं। आगे आते हैं। ABCD is a pentagon. AE is parallel to BD. AE is 21, BD is 16, DE is 8, and angle DE is 90. CBD is 65. Okay, calculate BAE. सबसे पहले तो आप एंगल मार्क कर लें। कौन सा एंगल कर रहा है भाई? आपको ये वाला एंगल मार्क करने को कह रहा है। अब यहाँ पर ये आपका ऑल्टरनेट एंगल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लाइन सेम नहीं है। बी और सी की लाइन अलग है, और ए और बी की लाइन अलग है। सेम लाइन होती तो हम कहते हैं भाई ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो लाइन सेम नहीं है, एंगल ऑल्टरनेट नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं? थोड़ी सी मैथ्स अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम बी टू ए, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है, जब ये स्ट्रेट लाइन होगी तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर 90 बन रहा होगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि यार ये पूरी लाइन 21 है और ये 16 है, तो ये बची कितनी? ये हमारे पास बचेगी 21 माइनस 16, दैट इज 5। ये लेंथ आ गई मेरे पास 5, और ये वाली हाइट कितनी है? 8। अगर ये वाली 8 है तो भाई ये भी तो 8 होगी, ये बन गया 8। अब एंगल निकालने के लिए हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। तो 10 अप्लाई किया जाएगा। 10 एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू 8/5। एंगल बी
ए ई इज इक्वल्स टू, टेन इनवर्स किया जाएगा 8/5 का, कहाँ है कैलकुलेटर, आ गया भाई, डिग्री में सही है, टेन इनवर्स ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 57.99 डिग्रीज, ठीक है, जिसको हम क्या कर देंगे राउंड ऑफ करके 58 डिग्रीज हम कर देंगे। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया, इसी सवाल था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द एरिया ऑफ द पेंटागन इज 200, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी एंड सी। ओके, इस पूरे का मुझे एरिया मालूम है, इस पूरे का मुझे एरिया उसने दे दिया, दैट द एरिया इज गिवन, और आपको क्या करना है, आपको लेंथ फाइंड करनी है, किसकी, लेंथ ऑफ बी एंड सी फाइंड करना है, ये लेंथ फाइंड करनी है। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये शेप क्या बन रहा है, ये शेप, तो ऑब्वियसली आप कहोगे सर इट्स अ ट्रेपेजियम, मेक सेंस। तो हम क्या करते हैं, हम पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम हाइट, ये आपका वर्किंग फॉर्मूला आता है। नाउ द पैरेलल साइड्स आर 16 and 21 एंड हाइट इज 8, पैरेलल साइड 16, 21 और हाइट 8 है। ओके, सो पैरेलल साइड्स आर 16 and 21 एंड हाइट इज 8, गलत तो नहीं लिख दिया कुछ, 16, 21 एंड हाइट इज 8, इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, 16 + 21 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड डिवाइडेड बाय 2। सो द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 148 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। ओके, अब हमारा करने का प्लान क्या है, अब ये सुनिएगा। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई हमारे पास इस पूरे शेप का एरिया क्या है, इस पूरे शेप का एरिया हमें मालूम है एंड दैट एरिया इज 200, ठीक है ना, ये एरिया 200 है। उस 200 में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल बचेगा जो मुझे चाहिए था। अब मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल की स्कीम आ गई कि जो टोटल एरिया था दैट इज 200, उसमें से मैंने माइनस किया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 148, कितना आ रहा है भाई देखें, 200 माइनस 148 इट इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी, 200 माइनस 148 इज इक्वल्स टू 52। अब आपके पास एरिया आ गया, ठीक है ना। जब आपके पास एरिया आ गया, अब आपने एरिया को यूज करना है टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बी एंड सी। अब कैसे यूज करेंगे, देखें भाई, अगर आप इस शेप को देखो तो ये ट्राइंगल बन रहा है, और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एरिया फाइंड करने का वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है, हम सिंपल सी बात करते हैं कि एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी साइन सी, ये हमारा वर्किंग फॉर्मूला होता है। एरिया की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इट इज 52, 1/2 अपनी जगह। अब यहाँ पर ए और बी की जगह देखते हैं और साइन के एंगल की जगह। डायग्राम में हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारे पास एक साइड 16 है, एंगल 65 है, तो एक साइड 16 है, एंगल 65 है, एंड द लेंथ ऑफ बी सी इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ये हमारा वर्किंग फॉर्मूला बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 52 से आके 2 मल्टीप्लाई होगा, 16 और साइन 65 आके डिवाइड होंगे, वहां पे बचेगा अकेला कौन, बी एंड सी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर से, कैसे, 52 मल्टीप्लाई बाय 2 divided by 16 and divided by sine 65, 7.17, the length of B and C is 7.17, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का सवाल। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द टॉपिक ग्राफ ऑफ फंक्शंस, कंप्लीट द टेबल। सबसे पहला फ्री का मार्क क्या होता है कि भाई आपने इसको यूज करके इस वैल्यू को निकालना है। अब अगर आप टेबल को देखो तो हमारे पास x की जगह क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो मेरी इक्वेशन क्या है, मेरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2 पावर x, x की जगह आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5। तो 2 पावर 5 क्या होती है, अभी देखते हैं भाई, 2 पावर 5 32 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 6.4। ये आ गई हमारी पहली वैल्यू और हमें यहाँ पर मिल गया इसका 1 मार्क। अब आपने यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट करना है, x पर क्या है 0 और y पर क्या है 0.2, x पे 0 एंड y पर 0.2, ये मेरा पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, x पे 1 एंड y पर 0.4, x पे 1 एंड y पर 0.4, दूसरा पॉइंट आ गया। x पर 2 एंड y पर 0.8, 2 पर 0.8, ये आ गया।
x पर 3 एंड y पर 1.6, ये आ गया। x पे 4 एंड y पर 3.2, ये आ गया। x पर 5 एंड y पर 6.4, ये मेरे पास आ गए सारे पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को आप जितना स्मूथ बना सकते हैं उतना बनाने की आप कोशिश कीजिएगा। इसको आपने कभी भी स्केल से ड्रॉ नहीं करना होता है। तो मैं यहाँ पर टूल की हेल्प से लेने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरा ग्राफ जो है ना एज स्मूथ एज पॉसिबल बन जाए। तो कुछ बना तो है बट बेहतर नहीं बना, क्योंकि एक पॉइंट इसमें काफ़ी आउट जा रहा है। अब फिर ट्राई करने की कोशिश करता हूँ एक और बार। अभी भी कुछ बेहतर हो सकता था। चलें जी, मेरे हिसाब से इतना मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल हो गया। इसमें खाली एक पॉइंट मेरा आउट आ रहा है, ये वाला। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके सारे पॉइंट जो हैं ग्राफ पर आए, सारे पॉइंट मर्ज करें। मैं चूंकि आईपैड पे बना रहा हूँ, इससे बेहतर मेरे लिए बनाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कि मेरा ग्राफ बन गया। 3 मार्क का होता है, कोई इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब ये आपसे कह रहा है 2 पावर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 100, शो दैट 2 पावर x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 5/2। ओके, सबसे पहली बात, यहाँ पे ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें प्रूफ करना है। बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, ये लिखा है 2 पावर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 100। इंडाइसिस में हम पढ़ते हैं कि अगर यहाँ पर पावर में ऐड हो रहा है, इसका मतलब है बेसिस मल्टीप्लाई होंगी। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो ये ऐसे लिखा जाएगा 2 पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 इक्वल्स टू 100। ऐसे ही है ना, कि अगर मैं यहाँ पर रूल अप्लाई करूँ इंडाइसिस का, इफ द बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग, पावर नीड टू बी एडेड। अब यहाँ पर हमें इसको इस फॉर्म में लेकर आना है जो फॉर्म हमें दी है। 2 पावर x इज इक्वल्स टू 100, 2 का पावर क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो 2 पावर x इज इक्वल्स टू 4 से कैंसिल करते हैं, 4 25 जार एंड 4 2 जार, यहां तक पहुंच गए। अब यहां पर जो मेरे पास लिखा है 25, मैं कह देता हूं इसको, ये बराबर है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। ये भी 25 होता है। क्यों लिख रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि इस फॉर्म में लेकर आ जाऊं। ठीक है, तो अब हमारे पास स्टेप क्या आ गया, 2 पावर x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर 2 5 है, मैं कहूं भाई ये वाला 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास लिखा जाएगा 2 पावर x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 2। ये आपने कर दिया इसको प्रूव दैट। ठीक है, बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन ऑन द ग्रिड सॉल्व 2 पावर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 100। अब 2 पावर x प्लस 3 को हम इस फॉर्म में लेकर आ चुके हैं, मतलब हमारी वाली ये चीज इसके बराबर है। ठीक है ना, इस फॉर्म में क्यों लेकर आए देखें, हमारा ग्राफ था y इज 2 की पावर x अपॉन 5। ओके, अब देखें बेटा, ये जो ताल्लुक है ना इस क्वेश्चन का, इसका आंसर यहां से आएगा। हमें मालूम है कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है। ठीक है ना, इसको हम इस फॉर्म में लिख चुके हैं, तो ये भी यही फॉर्म होगी। तो हमें क्या कह रहा है कि हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज 2 पावर x अपॉन 5 इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। इसकी हमें लाइन प्लॉट करनी है। 2 पावर x अपॉन 5 किसके बराबर है, 2 पावर x अपॉन 5 बराबर है y के। तो जहां पे 2 पावर x लिखा है वहां पे लिखूंगा मैं y। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। 5 अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ, 2.5। तो हमने लाइन प्लॉट करनी है y इक्वल्स टू 2.5 की। आइए भाई, y इज इक्वल्स टू 2.5 जहां पर है वहां पे लाइन प्लॉट कर रहा हूं मैं। ये लाइन आ गई y इज इक्वल्स टू 2.5, ये लाइन आ गई। ठीक है, अब लाइन प्लॉट कर दी। अब क्या कह रहा है, ड्रॉइंग अ लाइन सॉल्व। अब सॉल्व करना है आपने इसको। देखें भाई, ये दोनों ग्राफ जो हमारे पास हैं ये कहाँ कट कर रहे हैं, जहां पर ये दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं वो पॉइंट मुझे ये नजर आ गया। और मैं देखूंगा भाई यहां पर वैल्यू क्या है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.567, अप्रोक्सीमेटली ये 3.7 के आसपास नजर आना चाहिए हमको। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं आपको, आपका आंसर जरूर वेरी करेगा बट इसी रेंज में आना चाहिए। तो मेरे पास जो ग्राफ से आंसर आया दैट इज 3.7। ठीक है, देखें यहाँ पर वैल्यू 3.56756, हाँ तकरीबन 6.66 भी आप कह सकते हो। ऑलमोस्ट 3.7 था, तो मैंने 3.7 ही यूज कर लिया यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, दिस इज अ स्केच ऑफ द ग्राफ y इक्वल्स टू a प्लस bx माइनस एक्स स्क्वायर।
द ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ओके, अब यहाँ पर आपको ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करने का कहा। मुझे खाली एक बात मालूम है कि यहाँ पर एक पॉइंट मुझे दिया हुआ है 7, इस 7 पर आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो एक पॉइंट आ गया मेरे पास 0,7। अगर मैं इसको यूज करूं तो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने पॉइंट अप्लाई कर दिया 0,7, तो y की जगह 7, a की जगह a, x तो 0 हो जाएगा। तो पहला आंसर मेरे पास आ गया a का, एंड दैट इज 7। एक पॉइंट को मैंने यूज किया, मेरे पास a का आंसर आ गया। ठीक है, अब मेरी y की इक्वेशन क्या बनी? y इक्वल टू a की जगह 7 प्लस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। अगर मैं इसको अरेंज करूं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 7, ऐसे ही बनेगा ना, इक्वल टू y। अब ये हमारे पास आ गई मिडिल टर्म की फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। हमारे पास स्टेप क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको और इसको। ठीक है, 1 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 7 ही आएगा, और हम उन दो नंबर्स को देखते हैं कि भाई जिनको मल्टीप्लाई करके 7 आए और प्लस माइनस करके ये नंबर आ जाए हमारे पास b। अब 7 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, 7 सिर्फ तब आएगा जब 7 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तभी आएगा, और तो कभी 7 नहीं आ सकता। तो अब हम यहाँ पे जब लिखेंगे इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो यहाँ पर मैं मिडिल टर्म के हिसाब से क्या लिखूंगा? प्लस का 7x एंड माइनस का x। ये हमारे पास मिडिल टर्म हो गई। अच्छा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। तो मेरे पास a का आंसर आ गया था 7 और b का आंसर आ गया मेरे पास 6। ये आपको आंसर देने थे। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी पार्ट था कि यहाँ पर इस चीज को केटर करना कि यहाँ पर मिडिल टर्म की हेल्प से आपने b निकालना होगा, ये पार्ट थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन a निकालना हमारे लिए काफी इजी था। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट पार्ट, द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ 3 पोर्ट्स A, B एंड C। द बेयरिंग ऑफ B पोर्ट फ्रॉम A इज 107। तो B फ्रॉम A आ गया 107, मैंने फौरन इसको मार्क कर लिया, दैट इज 107 डिग्रीज। ठीक है, द बेयरिंग ऑफ पोर्ट C फ्रॉम A इज 192। तो मेरे पास यहां से लेके और यहां तक की जो बेयरिंग है दैट इज 192 डिग्रीज। AB is given, AC is given, you need to find the bearing of A from B. Okay, A from B का मतलब क्या होगा कि पहला स्टेप कि हमने B पे बनाना है नॉर्थ। B पर आ गया मेरे पास ये नॉर्थ। ठीक है, ये आ गया B का नॉर्थ। आपको जो एंगल फाइंड करना है, इट सेज दैट फाइंड द बेयरिंग ऑफ A फ्रॉम B, तो B के नॉर्थ से A की लाइन तक ये जो एंगल है ना, ये मुझे फाइंड करना है। अब यहां पर आपको ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है भाई? देखें, अगर ये एंगल हमारा 107 है एंड दीज टू लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल भी 107 होगा। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर z बना के दिखाऊं आपको, तो ये z कुछ ऐसा बनता नजर आएगा आपको। तो ये एंगल अगर 107 होगा तो यहाँ पर भी ये 107 होगा। ठीक है, तो मैंने मार्क कर दिया कि भाई हमें ये मालूम पड़ गया विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स कि ये आ गया मेरे पास 107। देखिए, अगर आप नॉर्थ से लेके साउथ तक आते हैं तो कितना कवर करते हैं आप? 180 में 107 ऐड कर लें आप, ये आएगा 180 प्लस 107। 180 में आपने 100 किया तो 280, और ये आ जाएगा मेरे पास 287 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द लेंथ बी एंड सी। ओके, अब यहाँ पर मैं बी और सी को कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास बी और सी आ गया, और हमको फाइंड करना है, ये लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर ये एंगल निकाल लेता हूँ। अच्छा, ये एंगल कैसे आएगा? ये एंगल निकालने के लिए मुझे सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है 192 को और 107 को। सो 192 माइनस 107, 192 माइनस 107 दैट इज 85। एंगल आ चुका है मेरे पास 85। आपको पास दो साइड है, बीच का एंगल है, सामने वाली साइड निकाली, लॉ ऑफ कोसाइन बन गया हमारा। टिपिकल केस है लॉ ऑफ कोसाइन का। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 132 स्क्वायर प्लस 176 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 132 टाइम्स 176 टाइम्स कॉस एंड एंगल इज 85। ये आपने अप्लाई कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इस पूरी कैलकुलेशन को अपने कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, हम कहानी को शुरू करेंगे इस वाले पार्ट से। लेकिन ये लिखा हुआ है cos 85, मैं गया मैंने लिखा cos 85 इक्वल टू,
ये मल्टीप्लाई हो रहा है 176 से, 132 से और 2 से। जो आंसर आया लिख देंगे। आंसर आ गया इसका -4049.604। आपने डायरेक्ट आंसर नहीं देना, क्वेश्चन 4 मार्क का है। 132 का स्क्वायर किया आपने, 132 स्क्वायर प्लस 176 स्क्वायर, ये आ गया 48400। ठीक है जी। अब आपने इन दोनों को किया सब्ट्रैक्ट, -4049.604, आंसर इज 44350.396। ये आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर का। नाउ यू नीड टू अप्लाई रूट, तो रूट अप्लाई कर दिया आपने आंसर पर, यू गॉट 210.59। सो x इज इक्वल्स टू 210.59। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा आंसर आ गया। आपने स्टेप ऑफ वर्किंग लाजमी दिखानी है, डायरेक्ट आंसर बिल्कुल मत दिखाइएगा, 4 मार्क का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट सी। Boat B leaves Port B at 10 a.m. It sails directly to Port A at a speed of 48 kilometers per hour. Boat C leaves Port C at 10:15. It sails directly to Port A and arrives 7 minutes before Boat B. Find the speed of Boat C. Okay. सबसे पहले एक रफली एक आइडिया माइंड में क्या होनी चाहिए कि अगर आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारा वर्किंग फॉर्मूला बनता है। अगर हमें फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट सी, बोट सी की अगर आपको स्पीड चाहिए, अब आप देखिए भाई, जब आपके पास सी जो है वो ए पे जा रहा है, डिस्टेंस कितना है 132। इसका मतलब है कि मुझे और आपको डिस्टेंस मालूम है, हमें क्या नहीं मालूम, हमें टाइम नहीं मालूम, ठीक है ना। अब टाइम के लिए उसने क्या बताया कि वो जो पहुंच रहा है वो 7 मिनट्स बिफोर पहुंच रहा है, किससे कंपेयर, जो आपका बोट बी ले रहा है। अब बोट बी पर आते हैं हम लोग। अब हमारी कहानी शुरू होगी बोट बी से कि हमें बोट बी का टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अगर हम बोट बी से देखें कि बोट बी से जा रही है बोट ए पर, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है बी से ए का, इट्स 176। तो ये आ गया भाई हमारे पास 176 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारे पास 48। 176 डिवाइडेड बाय 48, 176 डिवाइडेड बाय 48, ये आ रहा है 11/3 आवर्स, ठीक है। दैट इज 3.666, या हम कह देंगे 3.67 आवर्स। अगर मैं इसको मिनट्स में लेके चला जाऊं, सॉरी, ये आ जाएगा 220 मिनट्स, 220 मिनट्स। इसका मतलब ये होगा कि भाई जो बोट बी है, जो बोट ए की तरफ जा रहा है, उसको लगेंगे 220 मिनट्स, ठीक है। अब आते हैं हम बोट सी के ऊपर। बोट सी लीव कब कर रहा है 10:15 और बोट बी कब लीव कर रहा था 10। इसका मतलब है 15 मिनट वो ऑलरेडी आगे है। इट सेल्स डायरेक्टली पोर्ट ए एंड अराइव देयर 7 मिनट्स बिफोर बोट बी। बोट बी टाइम ले रही है 220 मिनट्स, तो बोट सी का लेगी 213 मिनट्स। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक ग्लिच है। क्या, इन दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या निकाल लें, हम निकाल लें भाई स्पीड ऑफ सी। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपके पास डिस्टेंस कितना है, अगर हम सी को देखें तो सी अगर ए पे जा रहा है तो डिस्टेंस आ रहा है 132, तो डिस्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, ये तो आ गया 132। अब आया टाइम, जितना टाइम बी बोट को लगा उससे 7 मिनट कम, ये तो मेक सेंस हो रहा है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आप ये देखें कि ये 15 मिनट बाद निकल रहा है, तो हम इन दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग टाइम सेम करने के लिए मैं इसके टाइम से 15 मिनट को माइनस करूंगा। अब इन दोनों का स्टार्टिंग टाइम हो गया सेम, और अब वो पहुंच रही है बी के कंपैरेटिव उससे 7 मिनट पहले। ये मतलब हुआ इस सवाल का, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 220 -7 -15 और 132 डिवाइडेड बाय आंसर। ये आपके पास क्या आ रहा है, 2/3। अच्छा, ये जो 2/3 हमारे पास आ रहा है, ये यूनिट चेंज कर दिया ना हमने, असल में हम यूनिट को लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास जो टाइम आ रहा है, ये आ रहा है मिनट में। हम अगर इसको आवर में लेके जाएंगे तो हम करेंगे इसको डिवाइडेड बाय 60। मैं इसको डायरेक्ट ही कर लेता हूँ।
220 माइनस 7 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 60, ये टाइम आ गया मेरे पास अब आवर्स में। 132 डिवाइडेड बाय आंसर दैट इज 40। तो जो आपके पास स्पीड है सी की, इट इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। ये बना आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो 60 में डिवाइड क्यों किया? 60 में डिवाइड इसलिए किया, मैं उसको आवर में लेकर आ गया, मिनट में चल रहा था। आवर में क्यों लेकर आ रहा हूँ? क्योंकि उसने कहा हुआ है कि आपकी जो स्पीड होगी वो आएगी किलोमीटर्स पर आवर में। तो ये बना आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन r इज 10 एंड t इज -2। बहुत ही आसान सवाल है। r की जगह आपने 10 पुट किया, 4p अपनी जगह, ठीक है, 3 अपनी जगह, t की जगह -2 अपनी जगह, डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 2 आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इज इक्वल्स टू 4p -6, 26 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू p। सिंप्लीफाई किया, 2 1s are 2 3s are and 2 2s are, so p is 13 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास सिंपल सा आंसर आ गया। आसान सवाल था हमारे पास। ठीक है, अब आप इसको डेसिमल में छोड़ दो या आप इसको ऐसे छोड़ दो, दोनों आंसर ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट, डायग्राम shows a quadrilateral, form an equation in W and solve it to find the largest angle in the quadrilateral। quadrilateral चार शेप्स होते हैं, चार लाइंस होती हैं सॉरी, और हमारे पास सबका एंगल का सम क्या होता है? 360 होता है। तो तमाम एंगल को हम ऐड कर लेंगे, 2w प्लस w प्लस w प्लस 10 प्लस w माइनस 15 इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, कितने w's हैं हम उसको देखते हैं, 2 3 4 5, टोटल मेरे पास 5w प्लस 10 माइनस 15 इज -5 इक्वल्स टू 360। 5 वहां जाके ऐड हो जाएगा, इट विल बी 365। 365 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे, 365 डिवाइडेड बाय 5 73। सो W इज 73, बट ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। इट सेज द लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, बट सबसे बड़ा एंगल ये होगा क्योंकि ये डबल हो रहा है। ये तो खाली 10 ऐड कर रहा है, डबल हो रहा है। तो द लार्जेस्ट एंगल इज 2w। So 2 times W is equals to 2 times 73. 2 3s are 6 and 2 7s are 14. So the largest angle is 146 और ये बना आपका आंसर। नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई 2k स्क्वायर माइनस 5k माइनस 3 डिवाइडेड बाई k स्क्वायर माइनस 9। ओके, न्यूमिनेटर में हमारे पास हो रही है मिडिल टर्म, तो 2k स्क्वायर माइनस 3 -6 चाहिए आपको मल्टीप्लाई करके और -5, तो इसके लिए हम करेंगे -6k प्लस k। ये हो गई आपकी मिडिल टर्म। डिनोमिनेटर में आपके पास आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में। तो ये हो जाएगा मेरे पास k -3 एंड k प्लस 3। ठीक है, अब न्यूमिनेटर में कॉमन ले लिया आपने 2k, क्या बचेगा भाई? k -3 प्लस 1k -3 डिवाइडेड बाय k -3 एंड k प्लस 3। न्यूमिनेटर में कॉमन आ जाएगा k -3, बचेगा क्या आपके पास? 2k प्लस 1 डिवाइड बाय किससे हो जाएगा? k -3 एंड k प्लस 3। अब सिंप्लीफिकेशन हो रही है हमारे पास, k -3 कैंसिल हो गया। आंसर क्या बचा हमारे पास? 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 3। ये आपने इसको कर दिया सिंप्लीफाइड। ठीक है जी, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, सॉल्व 2 ओवर एक्स प्लस 3 प्लस 5 ओवर एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 1। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने लेना है यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम का तरीका क्या होगा कि जो आपका डिनोमिनेटर है आप उसको एज इट इज लिखें। ये आ गया आपका डिनोमिनेटर, और न्यूमिनेटर को आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 प्लस 5 टाइम्स एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। अब ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे, 2x माइनस 4 प्लस 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 1।
सिंप्लीफाई करते हैं अब, 2x प्लस 5x हो जाएगा 7x माइनस 4 प्लस 15 हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है, इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7x प्लस 11 ये पूरा जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 तो लिखा हुआ था, ये 7x जब वहाँ जाएगा तो माइनस का 7x हो जाएगा, और जब प्लस 11 वहाँ जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर आ गया 0। अब आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, सो यू गॉट एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के दिखाना पड़ेगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं भाई, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस 17 टाइम 4 68 डिवाइडेड बाय 2। 68 प्लस 36 104 और इसका रूट ले लिया हमने, दैट विल बी 2 रूट 26। ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 26 डिवाइडेड बाय 2। 2 कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर में से, जब 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 26 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास आ रहा है सिंपल 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 26। रूट 26 क्या होता है चेक करते हैं ज़रा, अंडर रूट 26 दैट इज 5.09, तो 5.1 हो जाएगा। 3 प्लस 5.1 एंड 3 माइनस 5.1, तो 3 में आपने ऐड किया 5.1 को 8.1 एंड 3 माइनस 5.1 इज माइनस 2.1। तो आपके पास जो दो आंसर्स आ रहे हैं दैट इज 8.1 एंड माइनस 2.1, ठीक है जी। अच्छा, इस आंसर को आपने यकीनन कैलकुलेटर में जब भी आप करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई करके चेक करिएगा। पेपर में आपने ये काम जरूर करना है। कैसे करेंगे भाई, मोड दबा के गए इक्वेशन में, नंबर 3 पर गए। अब हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का माइनस 6 है और कांस्टेंट माइनस 17 है। तो आपका जो आंसर आया दैट इज 8.1 जो हमारा आ रहा था, ठीक है, और दूसरा आंसर माइनस 2.1। तो ये लाजमी करें ताकि मेक श्योर कर लें कि आपने बिल्कुल ठीक किया है और ये आपके मार्क्स हो गए पूरे सिक्योर। 6 मार्क का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन एनी डे इन जनवरी द प्रोबेबिलिटी दैट temperature at weather station is above 14 degrees centigrade is 0.35. There are 31 days in January. Find the number of days in January when you would expect the temperature to be above 14 degrees centigrade. Okay. आपके पास एक दिन में अगर टेम्परेचर 14 डिग्री से ज़्यादा होगा उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है 0.35, और कितने दिन है मेरे पास 31 है। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, सो 0.35 टाइम्स 31 दैट इज इक्वल्स टू 10.85, ठीक है। अब 10.85 का मतलब, क्योंकि हम नंबर ऑफ डेज में बात कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डेज में बात करें तो मैं तो रिकमेंड ये करूंगा आपको कि आप यहाँ पे 10 आंसर लिखो, क्योंकि 11 अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 10 दिन तो कंप्लीट होगा लेकिन 11 कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप 11 भी आंसर देते हो तो इस वक्त काउंट किया जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ डेज में या नंबर ऑफ कोई ऐसी चीज़ जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आप डेसिमल में काउंट नहीं कर सकते, वहां पर लोअर डाउन कर दिया करें, ठीक है ना। 5.65 को 5 कर दूंगा कि 5 तो कंप्लीट हो गए, 6 कंप्लीट नहीं हुआ। The temperature on 2 consecutive days in January is recorded. Complete the diagram. Okay. अब मुझे पता है कि टोटल पॉसिबिलिटी 1 है, मतलब अबव 14 और 14 और बिलो, इसका सम मेरे पास 1 होगा। तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है मैं इसको 1 में से माइनस करूंगा, ठीक है। सो इट इज सिंपल, 1 माइनस 0.35 0.65 आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास 0.65, यहाँ भी 0.65, यहाँ भी 0.65, यहाँ पर 0.35 और यहाँ पर 0.65। यह आपने कर दिया इसको कंप्लीट।
फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द टेम्परेचर इज अबव 14 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन बोथ डेज। तो दोनों दिन का क्या है, अबव 14 है। तो अबव 14 का मतलब क्या हुआ कि ये और इसकी बात की जा रही है ना, अबव 14। हम क्या करेंगे, हम करेंगे 0.35 टाइम्स 0.35, so 0.35 that will be 0.1225। ये आपके पास पहले पार्ट का सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द टेम्परेचर इज अबव 14 डिग्री ऑन ओनली वन। तो अबव 14 है सिर्फ एक दिन, इसका मतलब क्या हुआ, दो केसेस बनेंगे। पहला क्या होगा, अबव 14, दूसरा क्या होगा, बिलो 14। ये हो सकता है, प्लस ये भी हो सकता है कि पहला बिलो 14 हो और दूसरा अबव 14 हो, दोनों ऑप्शंस हैं। तो अगर पहला अबव 14 है, ये 0.35 है, ठीक है, पहला अबव आ गया 0.35 और दूसरा लोअर आ गया तो 0.65 टाइम्स 0.65। अगर पहला बिलो 14 है, मतलब पहला दिन का ये आ गया, दूसरे दिन का ये आ गया, 0.65 इंटू 0.35। ठीक है जी, तो ये सेम ही है, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करते हैं इसको, 0.35 इंटू 0.65 इंटू 2 कर दिया डायरेक्टली। व्हाट यू गॉट, यू गॉट 0.455। ये आपका आंसर है। ठीक है जी, सिंपल सवाल था, आसान सवाल था। ओके, इन अ ग्रुप of 14 children, 8 wear red t-shirts, 1 wears a green t-shirt, 5 wears blue t-shirts. 2 children are chosen from the group at random. Find the possibility that they were different colored t-shirts. Okay. सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास टोटल कितना है। टोटल हो जाएगा 8 और 1 9, 9 और 5 14 हो जाएगा। टोटल मेरे पास 14 है। अच्छा, मुझे किसको निकालना है, मुझे निकालना है उनको जिन्होंने डिफरेंट कलर की टी शर्ट्स पहनी है। अब डिफरेंट के कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं भाई, रेड के साथ ग्रीन आ जाए, रेड के साथ ब्लू आ जाए, ग्रीन के साथ ब्लू, ग्रीन के साथ रेड, काफ़ी सारे हो जाएंगे ना। तो मैं एक शॉर्टकट काम करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि भाई मेरे पास सेम वाले कितने हो जाएंगे। अगर मैं सेम को देखूँ तो सेम क्या हो जाएगा मेरे पास, कि दोनों ने रेड पहना हो, ये हो सकता है, प्लस दोनों ने ग्रीन पहना हो, प्लस दोनों ने ब्लू पहना हो, ये हो सकता है। और अगर मैं सेम वाले को 1 में से माइनस कर दूं तो जो आंसर आएगा वो हमेशा उनका आएगा जिनकी कलर्स हमेशा डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास 1 होती है। तो मैं इसको यूं कहना चाह रहा हूं कि जिन्होंने सेम कलर पहना है प्लस डिफरेंट कलर पहना है, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो अगर मुझे निकालना है कि डिफरेंट कलर वाले निकालने हैं तो मैं सेम कलर वाले को 1 में से माइनस कर दूंगा, तो जो आंसर आएगा वो डिफरेंट वाला आएगा, 1 माइनस। अब अगर दोनों ने रेड पहना हो, पहला वाला रेड आएगा तो वो बनेगा 8/14 और दूसरा रेड आएगा तो वो बनेगा 7/13। ये आ गया दोनों रेड। ठीक है, प्लस अब आते हैं दोनों ग्रीन। ग्रीन के दो नहीं आ सकते क्योंकि ग्रीन मेरे पास एक ही है, तो ग्रीन पे दो नहीं आ सकता। अगर पहला ग्रीन लिखूंगा तो वो आएगा 1/14 और दूसरा ग्रीन क्या हो जाएगा 0, तो दूसरा है ही नहीं मेरे पास। थर्ड पर आते हैं, अब आते हैं ब्लू के ऊपर। पहला ब्लू होगा इट इज 5/14 और दूसरा ब्लू होगा इट इज 4/13। ये बना ब्लू का। तो मेरे पास खाली रेड और ब्लू बन रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 8 7s आर 56 डिवाइडेड बाय 14 टाइम्स 13 दैट इज 182 प्लस ये तो गया है तो 0 हो जाएगा, इसको तो मैं लिख ही नहीं रहा है तो 0 हो गया। ठीक है ना, 5 4s आर 20 डिवाइडेड बाय 182। 56 plus 20 is 76 divided by 182. So 76 divided by 182 and 1 minus answer. That is 53/91. अब ये 53/91 है, ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है भाई जब जब आपके पास जो है डिफरेंट लोगों की शर्ट्स होंगी ना, उसका कलर ये बता रहा है, ये उसका चांस है। तो इससे बेहतर कि आप काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि रेड के साथ ग्रीन, रेड के साथ ब्लू, ग्रीन के साथ रेड, ग्रीन के साथ ब्लू। इससे बेहतर ये है कि आप सेम निकाल के 1 में से माइनस कर दो, आसान भी है, शॉर्टकट भी है और जल्दी आंसर भी दिया इसने आपको। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपका ये पेपर हुआ कंप्लीट। आई होप, आई सपोज कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस पेपर में कोई ऐसे मुश्किल सवाल नहीं था, हाँ सिर्फ ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी था जिसमें आपको टाइम को माइनस करना था। इसके अलावा पूरा पेपर आपका काफ़ी आसान था।
कोई पेपर आपको मुश्किल लगता हो, कोई चीज़, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो, उस टॉपिक का नाम मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं उसको आसान तरीके से आपको समझा सकूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।